हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11th के मैथमेटिकल टूल्स के नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले आपने जो भी वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो हम लोगों ने उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया है। हमने मैथमेटिकल टूल्स में इन सारे टॉपिक्स को उतने लेवल पे कवर किया जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत होती है। हम आपको मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स में जितनी ज़रूरत है हमने आपको उतना ही सिखाया है। आज के वीडियो में जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक लाइन्स और ग्राफ्स के बारे में बता देता हूँ। मतलब ग्राफ्स तो नहीं बट बेसिक कुछ शेप्स के बारे में बता देता हूँ और उनके डेफिनेशंस के बारे में। जो सबसे पहला डेफिनेशन है दैट इज डेफिनेशन ऑफ लाइन। अगर आपसे कोई कहता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए लाइन, तो लाइन की डेफिनेशन दो तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल है और एक तो मतलब डेराइव्ड कह सकते हैं, डेराइव्ड डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ प्लेन लाइक दिस, ये डेराइव्ड है, ठीक है, और ये कोई दूसरा प्लेन है, द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन, इन दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन होगा, इस इंटरसेक्शन को हम एक लाइन कह सकते हैं। तो दो इनफाइनाइट प्लेन्स का जो इंटरसेक्शन होगा दैट कैन बी अ लाइन। ये एक डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है। जो दूसरा डेफिनेशन आप कह सकते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपके पास दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं और इन दो फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस वाले सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन या सेट को ही हम लाइन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये बीच में एक पॉइंट ले लिया सच दैट दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट है जो यहां से और यहां से सेम डिस्टेंस पे है। सिमिलरली एक और पॉइंट ले लिया जो यहां से x डिस्टेंस और यहां से x डिस्टेंस, मतलब दिस डिस्टेंस इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। फिर ये थर्ड पॉइंट ले लिया विच इज दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है तो ऐसे ही जितने पॉइंट्स बनेंगे, जैसे ही जितने पॉइंट्स बनेंगे इनके कॉम्बिनेशन को हम एक लाइन कहते हैं। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ए लाइन। तो होप आपको लाइन की डेफिनेशन समझ में आ गई है। ये डेफिनेशन समझते हैं और उसके बाद जाके इसको यूज करेंगे कुछ मैथमेटिकल टूल्स में, ठीक है। सेकेंड जो डेफिनेशन आता है इंपॉर्टेंट है वो है सर्कल। तो सर्कल का डेफिनेशन क्या कहलाता है? सर्कल का डेफिनेशन कहता है कि अगर आपके पास एक मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब अगर मैं ऐसे एक स्ट्रिंग ले लूं और इस पॉइंट को फिक्स करके रखूं और उसके बाद इसको ड्रॉ करूं, तो ये जो शेप बन के निकलेगा दिस शेप विल बी अ सर्कल। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से ये सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो सर्कल इज सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वन फिक्स पॉइंट विच इज कॉल्ड द सेंटर। तो ये हो गई सर्कल की डेफिनेशन और ये डेफिनेशंस मैं आपको सारी डेफिनेशंस बता देता हूँ। सो अब जो थर्ड डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स। सबसे पहले इलिप्स बनाते कैसे हैं, तो आप ऐसे समझिए। देखिए मैंने एक स्ट्रिंग लिया है और स्ट्रिंग के दो पॉइंट्स को मैंने फिक्स कर दिया है और इसके बीच में मैं अपना पेंसिल रखता हूँ और पेंसिल रख के मैं एक शेप बनाने की कोशिश करते हैं। दिस शेप इज नोन एज एलिप्स। अब ये जो शेप है ये थोड़ा देखने में ऐसे ओवल सा दिखता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो दो पॉइंट्स है, जिस दोनों पॉइंट्स को फिक्स करके इस स्ट्रिंग से बनाया गया है, इन दोनों पॉइंट्स को हम टेक्निकली कहते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम टेक्निकली कहते हैं फोकस। ठीक है, इन दोनों को हम फोकस कहते हैं। ओके, और इसका जो डेफिनेशन है
द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस फ्रॉम दिस फोकस 1 और ये फोकस 2 कांस्टेंट होता है, मतलब दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रिंग था हर जगह इस स्ट्रिंग का लेंथ सेम था, हर जगह स्ट्रिंग का लेंथ सेम है। तो सम ऑफ दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस इक्वल हुए तो उन सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन को हम इलिप्स कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं। अच्छा, इन दोनों फोकस के बीच का दिस लाइन जहां पे ये इस डायरेक्शन का मैक्सिमम डिस्टेंस है, ठीक है, इस डायरेक्शन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है और इस डायरेक्शन का ये मैक्सिमम डिस्टेंस, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस and this is called minor axis. This is called minor axis, ठीक है। तो ये हो गई आपके इलिप्स की डेफिनेशन। आगे जाकर के अब हम देखेंगे कि इनके थ्रू हम कैसे क्वेश्चंस करते हैं। अब जो फोर्थ डेफिनेशन है, दैट डेफिनेशन इज पैराबोला। पैराबोला, अब पैराबोला किसे कहते हैं? अब जैसे हम लोग नॉर्मली ऐसे डिनोट कर देते हैं कि दिस इज अ पैराबोला, ठीक है। हो सकता है कि ये एलिप्स का ही पार्ट हो, तो उस केस में हम इसको पैराबोला नहीं कहेंगे, एक सर्टेन कंडीशन पे ही हम इसको पैराबोला कह सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझना जरूरी है हमेशा। तो आप ऐसे समझिए, डेफिनेशन है कि सपोज कीजिए ये आपका एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। अब एक लाइन है, कहीं पे भी एक लाइन है, लेट्स से दिस इज अ लाइन, और हाँ ठीक है, ये एक लाइन है और ये एक पॉइंट है, एक लाइन है और एक पॉइंट है। तो कहता है वो सारे पॉइंट्स का सेट जो इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, इस लाइन से और इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हो, ठीक है। तो आप ऐसे देखिए, इन दोनों के एग्जैक्टली मिड पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल है, तो ये पैराबोला का एक पॉइंट आएगा, ठीक है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि ओके ये रहा दूसरा मिड पॉइंट जहां पे दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ये कह दे? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि किसी पॉइंट से किसी भी लाइन के ऊपर अगर डिस्टेंस निकालना है, जैसे फॉर एग्जांपल किसने बोला इस पॉइंट का इस डिस्टेंस से लाइन कितना है, तो आप हमेशा उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो ये डिस्टेंस की बात होती है। तो आप ऐसे समझिए कि जो नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस पॉइंट ओवर हियर एंड दिस पॉइंट ओवर हियर, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। सिमिलरली अगर आप इस साइड में चले जाए, दिस डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। तो इन सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम पैराबोला कहेंगे, इन सारे पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन को ही हम पैराबोला कहेंगे। अगर आपसे किसी ने पूछा कि अगर ये मेरा पैराबोला की कंडीशन है और अगर आपको किसी ने कहा एक पैराबोला बना के आप दिखाइए, कुछ पॉइंट्स से आपको एक पैराबोला बना के दिखाना है, ठीक है, तो आप पैराबोला कैसे बनाएंगे? जैसे मैंने सर्कल बनाने के लिए एक स्ट्रिंग लिया, कॉम्पस से बना सकते हो। अगर मुझे एलिप्स बनाना है तो एक स्ट्रिंग लेंगे, दो पॉइंट्स को फिक्स करेंगे और उससे हम एलिप्स बना सकते हैं। तो पैराबोला बनाने का क्या तरीका होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये वो मेरी लाइन है जिस लाइन से आपको इक्वल डिस्टेंस चाहिए और ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो एक तो आपका ये मिड पॉइंट आ गया, ये आपका एक मिड पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट पे तो आपका एलिप्स लाई करेगा ही करेगा,
उसके बाद आप यहां से कुछ वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना कर सकते हैं। आपको जितना परफेक्ट रिजल्ट चाहिए उतना ही ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस बनाए, उतने क्लोज डिस्टेंस में बनाएंगे तो आपके लिए उतना अच्छा होगा। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पे कॉम्पस को रखिए और कॉम्पस को रखते हुए ये डिस्टेंस मेजर कर लिए कि ये डिस्टेंस कितना है। तो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x1। अब आप यहां से वही x1 डिस्टेंस को यहां पे कट कीजिए, x1 डिस्टेंस। तो देखिए ये डिस्टेंस है x1 और वो इस लाइन पे कट हो रहा है, मतलब दिस डिस्टेंस इज x1 एंड दिस डिस्टेंस इज x1, तो ये एक पॉइंट हो जाएगा। सिमिलरली आप यहां पे फिर से कॉम्पस को रखिए और ये डिस्टेंस को मेजर कीजिए x2 और फिर इससे इस पे कट कीजिए x2। तो ये आपका ये डिस्टेंस x2 कहलाएगा और ये डिस्टेंस भी x2 कहलाएगा। फिर इसी तरह से यहां पे x3 कट करना है, फिर यहां पे आपको x4 कट करना है। तो इन सारे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन आपको एक पैराबोला बना के देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकली आगे जाकर के, अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको ये सब सिखाया जाता है, तो ये आपका पैराबोला शेप बनता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ बेसिक शेप के बारे में और उनका बेसिक शेप का डेफिनेशन। अब हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका बहुत ही ज्यादा यूज है इन फिजिक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज है। आप लोगों ने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत चैप्टर किया होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा उसको और एडवांस लेवल पे जाते हैं। ऑब्वियसली हम मैथ्स में जितना सीखेंगे उस लेवल पे तो नहीं, बट फिजिक्स में जितनी जरूरत होगी हम वहां तक जरूर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली आपको एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस के प्लेन पे अप्लाई करने वाले सारे मैथ्स है। ठीक है, इसमें किसी भी पॉइंट को आप इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ओके, लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स कॉमा वाई, ये कोई भी पॉइंट का लोकेशन है। अगर जैसे हम फिजिक्स में आगे जाके करेंगे तो उसमें हर एक पार्टिकल की पोजीशन x, y से डिनोट किया जाएगा। ठीक है, तो x, y एक पॉइंट है। अगर आपसे कोई पूछा जाए अगर ये पॉइंट x1 है, ये y1 है और यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट है विच इज x2 y2, तो आप बताइए इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, अगर हम इसको s कहते हैं तो इस s का वैल्यू कितना होगा, s का वैल्यू कितना होगा। तो ऑब्वियसली आप लोगों ने ये क्लास 10th में किया हुआ है कि आप क्या करोगे, पहले ये डिस्टेंस निकालोगे जस्ट बिकॉज कि दिस डिस्टेंस इज x2 एंड दिस डिस्टेंस इज x1, मतलब दिस कोऑर्डिनेट इज x1 एंड दिस कोऑर्डिनेट x2, सो दिस डिस्टेंस बिकम्स x2 माइनस x1। सिमिलरली दिस डिस्टेंस बिकम्स y2 माइनस y1। तो s का फॉर्मूला हो जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, so this becomes root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। यहां तक आप लोगों ने क्लास 10th में किया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10th में किया हुआ है। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और खास करके फिजिक्स में जिसका सबसे ज़्यादा यूसेज है, आप ऐसा समझिए कि जैसे स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देता है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। ठीक है, तो वो जो स्लोप निकालना, दैट स्लोप, कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप, तो m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। ये स्लोप होता क्या है, ठीक है, ये स्लोप होता क्या है। तो स्लोप इज नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस, और बेटर अगर ये एंगल थीटा है तो tan थीटा, जो भी लाइन x
एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसका tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं। मतलब अगर लाइन इस तरह से हो गया तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, 0 डिग्री, तो tan 0 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो स्लोप नहीं है, स्लोप 0 है। और tan 90 अगर इस तरह से हो गया 90 डिग्री पे, ठीक है, तो वो इनफाइनाइट स्लोप कहा जाएगा। तो स्लोप इज द tan ऑफ थीटा वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय एनी लाइन विद द एक्स एक्सिस, सो दिस इज कॉल्ड दैट स्लोप। स्लोप का जो दूसरा फॉर्मूला होगा वो यही होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा स्लोप का डेफिनेशन। ठीक है, अगर आपसे किसी ने कहा कि बताओ एक लाइन है, ठीक है, और वो इस तरह से, अगर वो इस तरह से 30 डिग्री बनाया हुआ है, ठीक है, 30 डिग्री बना हुआ है, तो बता सकते हो स्लोप कितना होगा? तो एक चीज मैं बता देता हूं, ये जो थीटा है ये एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला थीटा है, बट इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मतलब आपको इस एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके कैलकुलेट करना है। ये नहीं कि आपने ये कैलकुलेट किया बोल दिया 30, ये गलत हो जाएगा। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर ये 30 है तो ये डेफिनेटली 150 डिग्रीज होगा। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी गिवन बाय tan ऑफ 150 डिग्रीज। tan ऑफ 150 डिग्री होता कितना है? tan ऑफ 150 डिग्री मैंने पहले ही बताया, ये जो भी एंगल है, ये हम लोगों ने पहले ही किया हुआ है। इस तरह से मिरर इमेज लेते हैं, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो जो भी वैल्यू इसका है उसका भी वैल्यू मतलब उसका भी मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू उतना ही होगा, बट साइन देखना पड़ेगा। तो tan 150 का वैल्यू इज सेम एज tan 30 विच इज 1/√3, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस। तो द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -1/√3, ये इसका स्लोप कहा जाता है। तो ये आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं। किसी ने पूछा कि बताओ बेटा, अगर आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ये कोऑर्डिनेट है 2,3 और ये कोऑर्डिनेट है 8,7, तो उसका स्लोप कितना होगा? ठीक है, तो या तो हम ये डिस्टेंस निकालें या फिर हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दें। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? 8 - 3 दैट इज 4, और ये डिस्टेंस कितना होगा? 7 - 3 दैट इज 4, 8 - 2 दैट इज 6। तो स्लोप विल बी इक्वल्स टू 4/6 विच इज 2/3। या तो आप फॉर्मूला में लगा दो। फॉर्मूला में क्या लिखेंगे? y2 - y1 दैट इज 7 - 3 डिवाइडेड बाय x2 - x1 विच इज 8 - 2। है वही सेम चीज, या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर कंसेप्ट लगा दो, कंसेप्ट से ही बन जाता है। ठीक है, तो दैट इज अगेन 4/6 2/3। तो इस तरीके से आप इस किसी भी लाइन का डिस्टेंस एंड स्लोप निकालना आना चाहिए। दैट इज द प्राइमरी कंडीशन। क्योंकि अब जैसे हम ग्राफ्स प्लॉट करना शुरू करेंगे, आपको इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, और खास करके कैलकुलस में तो काफ़ी ज़्यादा। कैलकुलस के अलावा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स वहाँ पे यूज़ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, हर जगह यूज़ है। ठीक है, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा इलिप्स का क्या यूज़ है। ठीक है, आप ऐसा समझे कि मतलब एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहा हूँ कि एक स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक को आपने ऐसे रख दिया, ठीक है, और इस ब्लॉक को आपने ऐसे पुल करके छोड़ दिया, तो ये इस तरह से ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। बट साथ में ही एक स्प्रिंग इधर भी बंधा हुआ है, और इसमें भी हल्का सा आपने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो वो इधर से भी ऑसिलेट करेगा। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा कि ये पार्टिकल कुछ इस तरह से जाएगा, विच विल बी एन इलिप्स शेप। ठीक है, तो इसलिए जैसे जैसे हम फिजिक्स सीखेंगे, तो जो भी मैथ्स मैं आपको सिखा रहा हूं, उन सारे मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। ठीक है, चाहे आप जेई की बात करें, चाहे आप नीट की बात करें, इतना मैथ से आप बच नहीं सकते। इतना मैथ्स तो आपको फॉर श्योर करना ही करना है। ठीक है, इतना मैथ्स तो आपको करना ही करना है।
इतना मैथ्स को आप मिस मत कीजिए। और ये ऐसे कोई रॉकेट साइंस वाली मैथ्स नहीं है जो मैं आपको करा रहा हूँ, बेसिक नॉर्मल कैलकुलेशन ही है, ठीक है। अब एक बेसिक लाइन की बात करें, एक बेसिक लाइन कुछ इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। अब ये बेसिक लाइन क्या होगा, y एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा उसका कोऑर्डिनेट होगा 0, C बेसिकली C इज नोन एज y इंटरसेप्ट, मतलब y को इंटरसेप्ट करता है, ठीक है, एट C डिस्टेंस ऑन y एक्सिस पे C पॉइंट पे वो कट होता है, मतलब दिस हाइट इज टेक्निकली C। और ये एंगल अगर थीटा है, तो स्लोप m इक्वल्स टू tan थीटा हो जाएगा। तो अगर आपसे किसी ने कहा व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो आप किसी भी लाइन का जो जेनरिक इक्वेशन होता है दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो आप लिख सकते हैं y इक्वल्स टू x tan थीटा प्लस c। ये इस लाइन का इक्वेशन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं, लेट्स से दिस मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री with x axis and cuts the y axis at 5 what will be the equation of this line, तो सबसे पहला सवाल है बताओ m कितना होगा, m। सो देखो x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है दैट इज 37, तो हम लिखेंगे दैट विल बी tan 37 डिग्री। tan 37 अप्रोक्सीमेटली मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि दिस इज 3/4 फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो इस प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, या फिर मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा। अगर आपको ये आई कार्ड्स में अगर आपको देखना तो आई कार्ड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो tan 37 इज 3/4। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट c कितना है, c इज 5, तो हम चुपचाप लिखेंगे y इक्वल्स टू 3/4 x प्लस 5। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 4y माइनस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 4y माइनस 3x इज इक्वल टू 20 विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ये इस लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। इतना ही सिंपल है, ठीक है, इतना ही सिंपल है। आप लोग चाहें तो आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें खुद से कि व्हाट इफ दिस एंगल is 22.6 डिग्रीज। 22.6 डिग्रीज ये मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ये मेरा सेकेंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरफ चला जाता है। तो 22.6 डिग्रीज है और ये y एक्सिस को कट करता है। अगर ये y एक्सिस को कट करता है एट ए पॉइंट ऑफ लेट्स से 3, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो फिर से वही सेम चीज, अगर एक्यूट एंगल बनता तो स्लोप पॉजिटिव होता। ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मतलब दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, तो स्लोप नेगेटिव होगा। बट tan ऑफ दिस वैल्यू, tan ऑफ 22.6 डिग्रीज मैंने जैसे पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। दिस इज 5, दिस इज 12 एंड दिस इज 13, so this is 22.6 degrees. तो tan 22.6 degrees, tan of 22.6 degree will be 5/12, will be 5/12।
और इंटरसेप्ट कितना है, इंटरसेप्ट इज 3, तो हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 5/12x प्लस 3, सॉरी मैं माइनस मिस कर गया, तो tan 22.6 डिग्री इज 5/12, हेंस स्लोप इक्वल्स टू माइनस 5/12, तो हम यहाँ पे माइनस डाल देंगे बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इन दोनों का अगर हम सॉल्व करेंगे तो 12y प्लस 5x इज इक्वल्स टू 36, ये इसका इक्वेशन। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन का इक्वेशन बहुत प्यार से निकाल सकते हैं अगर आपको स्लोप और इंटरसेप्ट गिवन हो तो। ठीक है, अब अगर वो आपको कहता है कि एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ठीक है, y एंड x, और ये एक पॉइंट है x1, y1, और ये दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो बताओ इन दोनों से पास होने वाला जो लाइन है उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इन दोनों के थ्रू पास होने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, इतना ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम मान लेंगे कि कोई भी एक्स वाई पॉइंट है, एक एक्स वाई पॉइंट है जो इस ग्राफ के ऊपर लाई करता है, तो जो भी एक्स वाई एक जेनरिक पॉइंट होगा, जो भी एक्स वाई जेनरिक पॉइंट होगा उसी के थ्रू जो भी इक्वेशन बनेगा दैट विल माई इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, this theta will always be equals to this theta, मतलब इस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल का स्लोप विल बी इक्वल्स टू दिस ट्रायंगल का स्लोप। ठीक है, तो उसके लिए स्लोप इक्वेट करने के लिए दिस अपॉन दिस इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस, बस इतना ही आपको करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे स्लोप के लिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट विल बी इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यूज आएगा, जो भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी इक्वेशन आएगा दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं फिर से। ठीक है, सो लेट्स से दिस कोऑर्डिनेट इज 1,3 एंड दिस कोऑर्डिनेट इज 5,7, 5,7। ठीक है, और 6,7 कर लेते हैं, 6,7 कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज एंगल 1 बन रहा था। ठीक है, तो अब इससे बनने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो जैसे मैंने कहा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यही है। तो y2 दैट इज 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोई भी जेनरिक पॉइंट y माइनस y1 विच इज 3 डिवाइडेड बाय x जेनरिक पॉइंट x माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं तो 4/5, तो ये बना 4/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। तो ये हो गया 4x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5y माइनस 15। ठीक है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो हम सिंपली लिख सकते हैं 5y माइनस 4x इज इक्वल टू 11। ठीक है, सो ये इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपके पास 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स की वजह से अगर आपको इक्वेशन निकालने को कहा जाता है तो 2 पॉइंट्स की वजह से जो इक्वेशन निकलेगा उसको आप इस फॉर्मूले में डालते ही आपका इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? हम लोगों ने देखा y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये एक इक्वेशन है जहां पे आपको इंटरसेप्ट एंड स्लोप दे दिया तो काम बन जाएगा। और दूसरा देखा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है। और एक फाइनल फॉर्म है जो सबसे मेरा इंटरेस्टिंग फॉर्म मुझे लगता है और इसको यूज करने से काफी जल्दी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। आप में से काफी बच्चों को क्लास 10th में यह क्वेश्चन जरूर पूछा गया होगा कि आप मुझे बताओ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, इसका ग्राफ बना के दिखाओ। तो आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, आप एक x और y लेकर के पॉइंट्स निकालते हो। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू ये, जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू, तो आप वो नंबर्स निकालते हो। नंबर निकालने के बाद उसको प्लॉट करते हो। टेक्निकली आप ऐसा मत करना, आप क्या करना है कि इस नंबर से यहां पे डिवाइड कर देना, मतलब 2x बाई 12 माइनस 3y बाई 12 इक्वल्स टू 1। ठीक है। मतलब मुझे इसको लाना है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म में। ठीक है। तो अगर हम उस फॉर्म में ले आते हैं तो दिस बिकम्स x बाई 6 प्लस y बाई माइनस 4 इक्वल्स टू 1 इस फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब है वो x एक्सिस को 6 पे कट करेगा, 1 2 3 4 5 6, और y एक्सिस को 1 2 3 4 पॉइंट पे कट करेगा। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी हम x बाई ए प्लस वाई बाई बी बना रहे हैं, इसका मतलब है कि टेक्निकली x एक्सिस को a पे कट करता है और y एक्सिस को b पे कट करता है। ठीक है। सो दिस इक्वेशन x बाई ए अपॉन y बाई बी इक्वल्स टू 1 इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इंटरसेप्ट फॉर्म, आपको x इंटरसेप्ट भी दे दिया गया, y इंटरसेप्ट भी दे दिया गया, और उसकी वजह से आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन पता चल गया। ठीक है। और वो ग्राफ आपको मिल जाता है। तो ये थी मेरे लाइन के बारे में। दिस वॉज ऑल अबाउट लाइन। अब नेक्स्ट जो 2-3 चीजें आपसे पूछी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये y और ये x एक्सिस, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ठीक है। 2 लाइन है। ठीक है। 2 लाइन है। आपको पता होगा, आप लोगों ने क्लास 10th में किया होगा कि इन दोनों का नो सोल्यूशन रिजल्ट आता है। नो सोल्यूशन रिजल्ट आता है। बट आपने कभी ये सोचा कि ये दोनों नो सोल्यूशन रिजल्ट क्यों देता है? क्यों इन दोनों का आता है नो सोल्यूशन? बिकॉज ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते। इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों नहीं करते? बिकॉज ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल है तो कैन वी से कि अगर हम इनको ऐसे एक्सटेंड करें तो दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू दिस एंगल थीटा। दोनों एंगल सेम है। दोनों एंगल सेम है, इसका मतलब है इसका स्लोप m1 और इसका स्लोप m2, m1 और m2 इक्वल है। तो इसका मतलब है पैरेलल होने की कंडीशन है, पैरेललिटी की कंडीशन है कि m1 इक्वल्स टू m2 होना चाहिए। तो m1 इक्वल्स टू m2 इज द कंडीशन फॉर पैरेललिटी। ये कंडीशन है। अब आप ध्यान से देखिए, क्लास 10th में आप लोगों ने कहा था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ये देखो, ये दोनों लाइन है।
क्या दोनों का सी इंटरसेप्ट सेम है या डिफरेंट है? दोनों का सी इंटरसेप्ट डिफरेंट है, इसलिए ये कांस्टेंट सेम नहीं हो, तो C1 बाई C2 नहीं होगा। अब देखो इन दोनों का स्लोप सेम है, ठीक है, तो कैन वी से A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू बी, सॉरी स्लोप सेम का मतलब है कि अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, देखो B1y माई इक्वल्स टू माइनस A1x प्लस C1 और B2y इज इक्वल्स टू माइनस A2x प्लस C2, ठीक है। देखो इन दोनों को इक्वेट करके और B1 से डिवाइड कर देते हैं, B1 बाई B1 बाई B1 बाई B2 बाई B2, ठीक है। तो हम कहते हैं दोनों का स्लोप सेम है, इन दोनों का स्लोप सेम है। इसका मतलब है माइनस A1 बाई B1 इक्वल्स टू माइनस A2 बाई B2। क्यों? क्योंकि ये स्लोप है और दो पैरेलल लाइंस सेम एंगल बनाती है, तो दोनों का स्लोप भी सेम होगा। तो अगर ये माइनस माइनस कट गया, कैन वी राइट A1 बाई A2 इज इक्वल्स टू B1 बाई B2। और ये क्या है? C1 बाई B1, ये है आपका y इंटरसेप्ट, ये है आपका y इंटरसेप्ट, ये भी आपका y इंटरसेप्ट है, दोनों अलग अलग लाइंस का। बट क्या दोनों का y इंटरसेप्ट सेम हो सकता है? नहीं। तो इसका मतलब है C1 बाई B1 इज नॉट इक्वल्स टू C2 बाई B2, और फिर इन दोनों को अगर हम चेंज कर दें तो C1 बाई C2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 बाई B2, सो दैट मीन्स B1 बाई B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2। ये आप लोगों ने क्लास 10th में देखा है, और इसी की वजह से कहते हैं कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन की ये कंडीशन बन जाती है। तो इस तरीके से हम पैरेललिटी की कंडीशंस बना सकते हैं। पैरेललिटी की कंडीशन का मतलब है M1 बाई M2, M1 इक्वल्स टू M2 एंड C1 इज नॉट इक्वल्स टू C2। ये कंडीशन है पैरेललिटी की, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब ये जो पैरेलल है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, दो डिस्टिंक्ट लाइंस है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंडीशन है वो ये है कि अगर ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन है और दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री है, अगर इसका स्लोप है M1 तो इसका स्लोप है M2, तो देखो अगर इफ दिस एंगल इज थीटा और ये 90 डिग्री है, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर इसका स्लोप M1 इक्वल्स टू tan थीटा है, ठीक है, और M2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan 90 माइनस थीटा, माइनस ऑफ tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा इस टेक्निकली cot थीटा होता है, cot थीटा, ठीक है। और cot थीटा का मतलब हो गया -1 बाई tan थीटा, ठीक है। tan ऑफ 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, इसीलिए -1 बाई tan थीटा। अब इसका देखो क्या, तो हम कैन वी राइट M2 इक्वल्स टू -1 बाई tan थीटा इज M1, तो परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन होती है M1 मल्टीप्लाइड बाई M2 इज इक्वल्स टू -1। ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन है, ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन हो गई, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, बट इन सब का काफ़ी ज़्यादा यूसेज आएगा, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और पोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, जिसका 12th में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गई परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन। अब आते हैं लास्ट टॉपिक आज का, वो है कोलिनियरिटी। अगर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, हाउ कैन वी से कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो अगर ये x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y3, अगर ये तीनों पॉइंट्स अगर सेम लाइन पे लाई करते हैं तो इसकी क्या कंडीशन है? इसकी दो कंडीशन बना सकते हो, या तो
एरिया फॉर्म्ड बाय दिस 3 पॉइंट इज 0, इन तीनों का एरिया 0 कर दो। ये एक फॉर्मूला है, ये एक तरीका है, और उसके निकालने के बहुत सारे तरीके जो कि कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी है, ठीक है। बट दिस डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, और ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। तो तीनों डिस्टेंस से आप हीरोन्स फॉर्मूला में लगा के निकाल सकते हो, बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फॉरगेट अबाउट इट। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट्स है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। जो डिटर्मिनेंट है ये बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। रिप्रेजेंट किस तरीके से किया जाता है? डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है कि सपोज करो अगर आपके सामने एक डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3, b1 b2 b3, c1 c2 c3, तो इसका मतलब है हम पहले क्या करेंगे, इतना सॉल्व करेंगे। तो इसका मतलब होगा पहले हम लिखेंगे a1 और फिर ब्रैकेट में दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दैट इज b2 c3 माइनस c2 b3। कर लिया? तो इसका ऑपरेशन खत्म। अब आते हैं इसका और इसमें, ठीक है। तो लिखेंगे अब जो सेकंड वाला होगा वो -a2 से स्टार्ट होगा, -a2। तो -a2 b1 c3 माइनस c1 b3, मतलब जिस कॉलम और जिस रो को लोगे उसको उसके एलिमेंट्स को छोड़ दो, बाकी जो बचे उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो b1 c3 माइनस c1 b3। अब उसके बाद आएंगे हम अपने थर्ड कॉलम में, और फर्स्ट रो को तो रखना ही है, तो a3 रहा, तो प्लस a3 b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस c1 b2। सो दिस बिकम्स द, और इसके सामने एक हाफ लगा हुआ है। अच्छा, ये तो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। तो इस डिटर्मिनेंट, ये जो डिटर्मिनेंट बनाया गया है ये इसका इस फॉर्मूले का रिप्रेजेंटेशन है। तो सिमिलरली अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को खोलूं, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को खोल लें तो किस तरह से निकलेगा? देखो, सबसे पहले हाफ रहने दो बाहर, हाफ रहने दिया तो x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y2 इंटू 1, दैट इज y2 माइनस y3, ठीक है। फिर आएगा ये माइनस y1, फिर इस रो को छोड़ देंगे तो x2 इंटू 1, दैट इज x2 माइनस x3 इंटू 1 माइनस x3, फिर लास्ट वाले को लेंगे प्लस 1 टाइम्स ऑफ x2 y3 माइनस y2 x3, ठीक है। अब अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो हाफ ऑफ x1 y2 माइनस x1 y3 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 प्लस x2 y3 माइनस y2 x3, this becomes the area of the triangle formed by these 3 points, ठीक है। तो अगर ये एरिया 0 हो गया, एरिया इक्वल्स टू 0 हो गया, तो ये बन जाएंगे कोप्लेनर पॉइंट्स, सॉरी कोलिनियर पॉइंट्स, नॉट कोप्लेनर, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका वो भी बहुत सिंपल है। दूसरा तरीका में क्या करना होता है आपको, दिस स्लोप इज इक्वल टू दिस स्लोप। अगर आप सिर्फ इस स्लोप को इक्वल कर दोगे तो भी ये को लीनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। दैट मीन्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y3 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x2। और साथ में आप कह सकते हो कि ओके ये स्लोप भी इक्वल है, विच कैन ऑल्सो बी इक्वल टू y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1। चाहे आप इन दोनों को यूज करो, चाहे आप इन दोनों को यूज करो, चाहे आप इन दोनों को यूज करो, कोई भी कंडीशन लगा लो,
आएगा वही वाला वैल्यू सेम। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि स्लोप उनका इक्वल है, तो भी ये कोलिनियर पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ओनली फॉर द लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं कि हम सर्कल के इक्वेशंस क्या बनते हैं, एलिप्स के इक्वेशंस क्या बनते हैं, पैराबोला का इक्वेशंस क्या बनते हैं, और नेक्स्ट क्लास से हम ग्राफ्स और ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। कल नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे e टू द पावर x का ग्राफ कैसा होता है, log x का ग्राफ कैसा होता है, sin x का ग्राफ कैसा होता है, cos x का ग्राफ कैसा होता है, tan x का ग्राफ कैसा होता है, इलिप्स का इक्वेशन के बेसिस पे इलिप्स का ग्राफ्स कैसे बनते हैं, पैराबोला के ग्राफ्स कैसे बनते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है, क्यूबिक इक्वेशंस का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो आपने देख लिया है। फिर उन ग्राफ्स के ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ने पूछा e टू द पावर x की जगह पे e टू द पावर माइनस x, फिर किसी ने पूछा e टू द पावर माइनस x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा, किसी ने पूछा माइनस लॉग ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होगा। तो जितने भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है ग्राफ के, वो सारा का सारा हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैंने ये जो चैनल स्टार्ट किया है ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पा रहा है और वो एक्चुअली अच्छा करना चाहते हैं, वो जेई के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं। हो सकता है आपके एरिया में जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, वो इस लेवल पे नहीं पढ़ाते, तो आप लोग इस चैनल के थ्रू उस लेवल की जेई प्रिपरेशन या नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पूरी तरह से नॉलेज मिलेगी। काफ़ी एडवांस लेवल के भी क्वेश्चंस देखेंगे हम धीरे धीरे, जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ बने रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और साथ में ही आप मेरी वेबसाइट crackit.com पे जाके वहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल्सो आप वहाँ पे एक मेन्यू में एक फीडबैक एंड क्वेरी का ऑप्शन है, तो वहाँ जाके आप अपने क्वेश्चंस अपलोड करके मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे ही डिस्कस कर दूँ। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो में बने रहने के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आज थर्सडे को नेक्स्ट वीडियो आएगा जहाँ पे हम लोग ग्राफ्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू।